दोस्तों नमस्कार। यह तो तय है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम भारत की राजनीति को बदल देंगे। बदल इसलिए देंगे क्योंकि सही मायने में विपक्ष के पास एकमात्र किला पश्चिम बंगाल का बचा है, जहां पे ममता बनर्जी की मौजूदगी 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी वह किला टूटा नहीं। उसके बाद तमाम राज्यों में हर किला टूटता चला गया। वो चाहे नवीन पटनायक का किला हो, चाहे वो शिवसेना का किला हो, चाहे वो अकाली दल का किला हो, चाहे वो कांग्रेस का भी किला क्यों ना हो, और बीते दिनों तो केजरीवाल का किला भी टूट गया। दक्षिण भारत में स्टालिन की मौजूदगी इस हकीकत को बतलाती है कि बीजेपी की अभी राजनीतिक पहुंच और पकड़ तमिलनाडु तक हुई नहीं है। सांस्कृतिक स्थितियां हो या फिर राजनीतिक तौर पर आरएसएस की मौजूदगी का सवाल हो, तमिलनाडु उस मायने में बीजेपी से कोसों दूर है, इसीलिए अपने बूते बीजेपी वहां पहुंच सकती नहीं है। कर्नाटक में जरूर पहुंची, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के आश्रय जरूर पहुंची, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ममता बनर्जी हार गई तो उसके बाद विपक्ष का कोई नेता खड़ा हो नहीं पाएगा। और इस देश में जब जब चुनाव होंगे एक ही सवाल उठेगा, बीजेपी को कौन हरा सकता है और मोदी और शाह की जोड़ी को कौन ध्वस्त कर सकता है? शायद कोई नहीं। लेकिन इसी सवाल और इसी जवाब के आईने तले असल में पश्चिम बंगाल का चुनाव बीते 24 घंटों में जिस लकीर को पकड़ रहा है, उसने एक नया मैसेज देना शुरू कर दिया है। वो मैसेज बहुत साफ है। अगर पश्चिम बंगाल का किला ममता बनर्जी बचा ले गई या फिर उस किले को बीजेपी ध्वस्त नहीं कर पाई, तो इस वक्त दिल्ली में बैठी हुई बीजेपी की सरकार कहें, एनडीए की सरकार कहें, या प्रधानमंत्री मोदी के औरे को लेकर जिक्र कर लीजिए, या फिर गृह मंत्री अमित शाह की तिक्रमे और तिक्रमों के आश्रय इस देश की तमाम एजेंसियों के इस्तेमाल का भी जिक्र कर ही लीजिए, लेकिन सही मायने में अगर भारत के चुनाव को एक दूसरे हद से देखना शुरू करें तो इस चुनाव में जीत का मतलब दिल्ली की हर कमजोरी को छुपा लेना है। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के सामने जो मौजूदा परिस्थिति है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति या कहें कूटनीति पूरे तरीके से न सिर्फ ध्वस्त हुई है, बल्कि यह सवाल भी बड़ा हुआ है कि 2014 के बाद जब जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश की यात्रा पर गए या विदेश में अपनी रसूख को दिखाते हुए उन्होंने 140 करोड़ लोगों के नेतृत्व को करने का जो जिक्र हर मंच से किया, उन तमाम जगहों पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी आपको दिखाई नहीं देगी। परिस्थितियां इतनी नाजुक हो गई अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कि ब्रिक्स की अगुवाई भारत 2026 में कर रहा है, लेकिन ब्रिक्स ने कोई सवाल खड़ा ही नहीं किया, जबकि ब्रिक्स में साथी और सहयोगी ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, हमले से चंद घंटों पहले प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल की यात्रा ने तब और बड़े सवाल कर दिए जब पूरी दुनिया के सामने युद्ध के बाद कमोवेश हर देश ने वार क्रिमिनल के तौर पर इजराइल को देखना शुरू कर दिया। वो नाटो कंट्रीज हो, वो यूरोपियन कंट्रीज हो, वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कोई भी क्यों ना हो, यहां तक कि खाड़ी देश के भीतर और यहां तक कि तुर्की और मिस्र तक के भीतर यह सवाल था। और इस परिस्थिति में भारत की इकोनॉमी डॉलर के आश्रय जो चल रही थी वो कैसे लड़खड़ाने लगी, और शेयर बाजार लड़खड़ाते हुए इस दौर में आकर खड़े हो गए जहां भारत में पूंजी विदेशी निवेशक लगातार निकालते चले जा रहे हैं और सरकार सिर्फ टकटकी लगाकर देख रही है। सबको पता है कि इस दौर में आर्थिक परिस्थितियां नाजुक है, सबको पता है इसका असर पूरी दुनिया पर है जो युद्ध हो रहा है, और सबको पता है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन भारत में चुनाव जीतने का मतलब कमोवेश हर कमजोरी को ढक लेना है। इसकी जानकारी बाखूबी प्रधानमंत्री मोदी को है, गृहमंत्री अमित शाह को है, बीजेपी को भी है। तब यह सवाल बड़ा है कि आखिर में जो ऐतिहासिक वोटिंग पहले फेज में पश्चिम बंगाल में हो गई, उस ऐतिहासिक वोटिंग का मतलब है क्या?
क्या जनता इसलिए सड़क पर निकलकर आकर खड़ी हो गई कि वो सत्ता का परिवर्तन चाहती थी, या फिर सत्ता के परिवर्तन के लिए जो वोटों का आवेग चाहिए उसके ठीक समानांतर ममता बनर्जी अपने तौर पर अपने करीबियों को, अपने कैडर के आश्रय बड़ी तादाद में, इतनी संख्या में लोगों को घर से बाहर निकालने की स्थिति में ला गई जहां पर वोटिंग परसेंटेज 93% तक चला गया। यानी जो मार्जिन सोचा जा रहा था वो मार्जिन एक झटके में इतनी बड़ी तादाद में निकले लोगों ने ढक लिया। और यह सवाल तब और बड़ा हो गया, क्या वाकई ममता बनर्जी की ताकत अगर इस चुनाव में जीत के बाद जब बनेगी तो विपक्ष सवाल करना शुरू कर चुका होगा। यानी अभी तक जो सिर्फ राहुल गांधी कहते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, यह सवाल दूसरे राजनीतिक दल अभी भी खुली जुबान से कह नहीं पाए हैं। यहां पर हो सकता है राहुल गांधी बनाम मोदी की राजनीतिक परिस्थितियों को देश देख रहा हो, लेकिन कमोवेश अगर पूरा विपक्ष इस सवाल को खड़ा करने लग जाएगा तो इसका मतलब है कि उसकी राजनीतिक ताकत जनता से जुड़ी हुई है और जिसका फैसला पश्चिम बंगाल में होना तय है। और दूसरा फेज खास तौर से जो 152 की सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ, उसमें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी, तकरीबन 59 सीट हासिल की थी। लेकिन दूसरे फेज में जो 142 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें बीजेपी सिर्फ 18 सीटों पर जीती हुई है। यानी बीजेपी जानती है कि पहले फेज में अगर इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है तो यह कल्पना क्या उसने इलेक्शन कमीशन द्वारा इस बार के चुनाव को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो जो कदम उठाए गए उसमें एसआईआर भी शामिल कर दी, तो क्या उसने सोचा था? अब सोचा था या नहीं सोचा था, महत्वपूर्ण तो यह है कि पहले फेज और दूसरे फेज में एक व्यापक अंतर है और दूसरे फेज में बीजेपी को उस ऑक्सीजन की जरूरत है जहां पर पहले फेज का मैसेज खुले तौर पर पश्चिम बंगाल के वोटरों के बीच, जी नहीं, वोटरों के बीच सिर्फ नहीं, पश्चिम बंगाल की पुलिस, पश्चिम बंगाल के अधिकारी और पश्चिम बंगाल के भीतर उन पॉलिटिशियंस के भीतर यह समा जाए कि बीजेपी सत्ता में आ रही है। और पहले चरण ने ही यह तय कर दिया तो दूसरे चरण में खुद ब खुद असर दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि सामान्य तौर पर किसी भी चुनाव में आपने कभी देखा सुना नहीं होगा 152 सीट पर वोटिंग हुई और गृहमंत्री आकर कहें 152 में से 110 सीटें हम जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री कहें कुछ जिले तो ऐसे होंगे जहां भी एक भी सीट टीएमसी जीत नहीं पाएगी। गृहमंत्री कहें ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जिसका जन्म भी बंगाल में हुआ होगा, लेकिन वो ममता बनर्जी का भतीजा नहीं होगा। ये मैसेजेस जब कन्वे किए जा रहे हैं उसके बीच में ममता बनर्जी पहले चरण की वोटिंग के बाद रात में जब पदयात्रा करने निकलती है, लोगों के बीच जाती है और वहां पर जाकर वो जिस संवाद को करती है, जिस भाषण को देती है, अगर उसमें जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर भवानीपुर को देखा जाता है, उन जगहों पर जाकर लोगों से मिलना, बतलाना और जो जानकारी देते हुए जिस बात का जिक्र करना, दरअसल वो मुनादी है इस चुनाव परिणाम के बाद की उस राजनीति की जिसको लेकर बीजेपी में इसलिए हड़कंप है कि उसे पता है अगर ये चुनाव नहीं जीते तो विपक्ष जाग जाएगा, विपक्ष के भीतर एक नए तरीके की ऑक्सीजन आ जाएगी, उसके जरिए जो एनर्जी होगी वो उससे सवाल करेगी, जो सवाल अभी तक नौकरशाही नहीं करती है, मीडिया नहीं करता है, जुडिशरी खामोश रहती है, इंस्टीट्यूशन इशारे पर चलते, ये सारी चीजें डगमग हो जाएगी। तो क्या ये एक नैरेटिव बनाने की जरूरत बीजेपी को पड़ गई? क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह खुद कल रात बैठने के बाद जो असेसमेंट हुआ उसके बाद जब सामने आते हैं तो क्या कहते हैं? कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें
भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, मैं तो क्या यह कहा जा सकता है कि बीजेपी ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पहले चरण का दाव इस अंदाज में खेला जहां पर उसको सबसे ज्यादा जीत 2021 में हासिल हुई थी? इस बार अगर वो जीत जरा सी भी आगे बढ़ जाए तो एक मैसेज तो चला जाएगा दूसरे चरण के लिए कि बीजेपी जीत रही है। लेकिन जब सवाल 110 सीटों के जीतने का दावा गृहमंत्री करने लग जाए तब यहां से एक दूसरा मैसेज शुरू होता है। 110 सीटों का मतलब बहुत साफ है। जिन 152 सीटों पर वोटिंग हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं, एक दार्जिलिंग और दूसरा अलीपुर। वहां पर बीजेपी ने सुपड़ा साफ टीएमसी का कर दिया था 2021 में, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां पर टीएमसी की बड़ी मौजूदगी ना रही हो, और कुछ जिले तो ऐसे थे जहां सिर्फ और सिर्फ मौजूदगी एक दो उम्मीदवारों के आसरे, और यहां तक कि वो मिदनीपुर का भी इलाका क्यों ना हो जहां पर उनके अपने चेहरे जो शुभेंदु अधिकारी के हैं, जो ममता के खिलाफ चुनाव जीते थे, वहां भी भरसक तौर पर जीत हासिल हुई नहीं थी बीजेपी को। लेकिन फिर भी यह दाव 110 सीटों का जब जाता है तो किसी को भी झटका लग सकता है। क्या वाकई 110 का मतलब यह है कि सिर्फ 44 सीटें बीजेपी जीत पाएगी? हमने कांग्रेस और लेफ्ट को माइनस कर दिया है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि दरअसल एक मोटी रेखा खिंच चुकी है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ टीएमसी है। और यहीं से अगला सवाल जो दूसरे चरण की तरफ जा रहा है उसमें ध्यान दीजिए, तो वह कोलकाता महानगर अब दूसरे चरण में होना है, जहां पर पूरा प्रभाव टीएमसी का है। औद्योगिक क्षेत्रों में दक्षिण बंगाल की घनी आबादी वाले इलाकों में जो उत्तर 24 परगना है, जो दक्षिण 24 परगना है, वशीरहाट का इलाका है, हावड़ा का इलाका है, बारासात का इलाका है, नादिया का इलाका है, सुंदरबन का इलाका है, इन तमाम जगहों पर मौजूदगी टीएमसी की बड़ी जबरदस्त रही है। इसीलिए अगले 142 सीटों में से 123 सीट टीएमसी पिछली बार जीती थी। तो क्या इस बार वो वहां से खिसककर 23 सीटों पर आ जाएगी? क्योंकि जिस बंपर जीत के आसरे गृहमंत्री देख रहे हैं, क्या यह वाकई संभव है, या फिर वही नैरेटिव बनाने की कोशिश है जहां पर दूसरे चरण में चीजें प्रभावित हो जाए कि पहले चरण में बीजेपी जीत चुकी है, जबकि परिस्थिति इस दौर में नाजुक क्यों है? ममता बनर्जी कल रात जब निकली भवानीपुर के इलाके में और वहां जब वो पदयात्रा कर रही थी, तो जो संवाद था, जो बातचीत थी, जो भाषण का हिस्सा था, उसमें वो कह रही थी कि भाजपा में हमें हराने की क्षमता नहीं है। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मैं बंगाल में पैदा हुई हूं और बंगाल में ही मरूंगी। बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा करूंगी। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में भाजपा की बर्बादी चाहिए और भाजपा को दिल्ली में हराना होगा। यह मैसेज ममता बनर्जी दूसरे चरण से पहले नहीं बल्कि पहले चरण के बाद उस उम्मीद के आसरे दे रही है, या फिर वह भी अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों में एक उम्मीद भर रही है? यह सवाल हो सकता है। लेकिन एक क्षण के लिए वो तस्वीर तो देखिए जो कल रात की तस्वीरें हैं। ममता बनर्जी ने यहां संवाद बनाते वक्त कहा कि मैं दिल्ली पर कब्जा करूंगी। चुनाव बंगाल में हो रहे हैं, ममता बनर्जी को दिल्ली क्यों दिखाई दे रही है, और उस मैसेज को वो कन्वे क्यों कर रही है कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में भाजपा की बर्बादी चाहिए? अगर ये मैसेज दे रही है तो जाहिर तौर पर बीते कई दिनों से लगातार इस देश की पूरी सरकार, यानी प्रधानमंत्री मोदी की पूरी कैबिनेट जो पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है,
और जिसकी अगुवाई करने वाले चेहरे के तौर पर अमित शाह सामने हैं और कहीं कहीं या कहीं एक लिहाज से बराबर तो नहीं कहें लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त मौजूदगी है। दरअसल ये चुनौती चेहरे को है और चेहरा अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं तो इसके दो मायने बहुत साफ हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के उनके अपने गवर्नेंस के तौर तरीके और अभी तक उनके द्वारा बनाई गई अपनी छवि उसको लेकर भी फैसला होना है। कई राज्यों में चुनाव होते हैं, जीत हार होती है, कोई भी कह सकता है, लेकिन यहां पर दो बातें याद रखिए। पहली बात का जिक्र हमने शुरू में कर दिया कि बंगाल विपक्ष का आखिरी किला है, उसके साथ बीजेपी के लिए भी जुड़ा हुआ है। बंगाल के किले को ध्वस्त कर दिया तो बीजेपी एक लिहाज से पूरे देश में छा जाएगी। और यहीं से एक और सवाल है कि अगर बंगाल में बीजेपी हार गई तो इसके बाद जो विपक्ष की हवा उन तमाम सवालों के जरिए चलेगी जो पार्लियामेंट के भीतर और बाहर लगातार घुमड़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मोदी सरकार को परेशान किए हुए हैं, उन सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में वो कैसे आएगी? क्योंकि सवाल तब पूछे जाएंगे। हार जाएगी अगर ममता बनर्जी तब शायद सवाल गायब हो जाएंगे, क्योंकि तब जीत का हवा इतना बड़ा होगा कि कोई सवाल नहीं करेगा, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमत में 20, 25, 30 रुपए की बढ़ोतरी क्यों ना हो जाए, चाहे महंगाई इस दौर में बढ़ती हुई क्यों ना चली जाए, चाहे किसानों को फर्टिलाइजर मिले ही नहीं, चाहे रोजगार संकट गहराते हुए लोगों को जो नौकरी कर रहे हैं उनको बेरोजगारी की परिस्थिति में ले जाकर खड़ा कर रहा हो। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो इकोनॉमिक गठबंधन है वो अमेरिका के साथ जब पूरे यूरोप का टूट रहा है, उस दौर में भारत अगर उस गांठ को पकड़े हुए है, जबकि रशिया और चाइना अपने तौर पर अपने भविष्य की इकोनॉमिक्स को देखने लगे हैं। चाइना को पहली बार लगने लगा है हम ग्लोबल पावर तो हैं लेकिन अभी भी वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम डॉलर से चलता है, क्या उसे ईरान के आश्रय तोड़ा जा सकता है? ये सारे सवाल उस वक्त जब भारत दुनिया के भीतर इसी पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच में नंबर खिसककर 6th हो गई अपनी उस इकोनॉमी की जिसके आश्रय लगातार ढोल पीटे गए कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, क्योंकि रुपया कमजोर होते चला गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की इकोनॉमी डगमगाती हुई दिखाई देने लग गई, इंपोर्ट बढ़ता चला गया, एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है, एक्सपोर्ट के लॉजिस्टिक इतने बढ़ चुके हैं, अब उसका जवाब कौन देगा? तो यह चुनाव की जीत प्रधानमंत्री मोदी को उत्सव में तब्दील कर देगी। लेकिन अगर हार मिलती है तब सवाल तो होंगे, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि नैरेटिव पहले चरण के बाद ही बन जाना चाहिए। इसीलिए आज वह भी चुनावी मूड में ही यह कहने से चूके नहीं, पहले चरण ने तो इतिहास रच दिया और यह तय हो गया कि हम जीत चुके हैं। साथियों, पहले चरण के मतदान ने ये पक्का कर दिया है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता भी नहीं खुलेगा। अब दूसरे चरण में आपको टीएमसी की करारी हार पर और विकसित बंगाल के संकल्प पर पक्की मोहर लगानी है। प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। उन्हें पता है कि बंगाल के चुनाव की जीत हार इस देश में विपक्ष की राजनीति को खत्म करेगी या फिर विपक्ष की राजनीति सरकार को घेरने के लिए नए सिरे से खड़ी हो जाएगी। उन्हें पता है कि दरअसल चुनाव जहां जहां हो रहे हैं उसमें बीजेपी की मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि जिस तेजी के साथ पश्चिम बंगाल में उसने पैर पसारे हैं कैसा किसी राज्य में नहीं हुआ। 2016 में जितने वोट मिले थे उसमें 1 करोड़ वोट का इजाफा हो जाए ऐसा होता नहीं है, लेकिन यह बंगाल में बीजेपी के साथ हुआ। चंद सीटों के बाद एक झटके में वो 77 सीट पर जीत हासिल कर लेती है, तो इस बार 177 क्यों नहीं हो सकता है, यह बीजेपी सोच रही है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी खड़ी है
और विपक्ष की शून्यता के बीच इस वक्त वह किसी नायक की लड़ाई लड़ रही है, एक ऐसी नायक की लड़ाई जिसके साथ विचारधारा का सवाल है और शायद इस देश के भीतर उठते हुए मुद्दों को नए तरीके से उठाने का सवाल है। क्योंकि केरल में बीजेपी नहीं है, वहां एलडीएफ और यूडीएफ है। अगर एलडीएफ दोबारा जीत गई तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, गांधी परिवार के लिए खास तौर से। और अगर तमिलनाडु में जो चुनौती मिल रही है उसमें स्टालिन यानी डीएमके को सबसे बड़ी चुनौती एआईडीएमके से नहीं मिली। वोटिंग पैटर्न ने बतलाया कि जो फिल्मी पर्दे को छोड़कर जमीन पर उतरकर राजनीति विजय कर रहे हैं वो एक लिहाज से चुनौती दे रहे हैं स्टालिन को। और वो खुले तौर पर कहते हैं राजनीतिक तौर पर उनकी प्रतिद्वंदता डीएमके से है और वैचारिक तौर पर बीजेपी से है। बीजेपी की मौजूदगी तमिलनाडु में अभी तक एआईडीएमके के भरोसे ही रही है, तो वहां भी मामला बन नहीं रहा। असल खेल पश्चिम बंगाल में है और यह चुनाव दरअसल भारत के भविष्य की राजनीति क्यों तय करेगा, सिर्फ 3 बातें जहन में रख लीजिए। पहला सवाल, अगर बीजेपी हार जाती है पश्चिम बंगाल का चुनाव तो जो भी उसने खड़ा किया मुद्दों के आश्रय, वो घुसपैठ हो, वो एनार्किज्म हो, वो गुंडागर्दी हो, वो माइनॉरिटीज का सवाल हो, वहां की बेरोजगारी, वहां की कमजोरी, जो भी सवाल उठा रही है और जितने पैसे बांटने का जिक्र किया है सब धरा रह जाएगा, यानी भरोसा बीजेपी को लेकर खुले तौर पर टूट जाएगा। अगर बीजेपी जीत जाती है या कहे ममता बनर्जी हार जाती है तो एक झटके में फिर किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना होगा, क्योंकि इसके बाद ध्यान दीजिए तो इस पूरी पट्टी के भीतर सिर्फ एक झारखंड बचेगा और कोई नहीं है बीजेपी की मौजूदगी और उससे कोई सवाल पूछने वाला। ऐसा भी नहीं होता है बीजेपी में कि कोई कद्दावर नेता मुख्यमंत्री बन जाए। कौन कैसे किस रूप में मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात होते होते राजस्थान से निकली, मध्य प्रदेश गई, छत्तीसगढ़ गई, दिल्ली में आई और वहां से निकलकर अब ये बिहार तक जा चुकी है। तो इसलिए सवाल ये नहीं है कि जीत हार के साथ सिर्फ बंगाल को लेकर तय होना है, पूरा असर दिल्ली पर है। और जो आखिरी सबसे बड़ा सवाल है, यह महत्वपूर्ण है इस दौर में, चाहे अनचाहे चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव की जीत हार क्या तय करती है, उसकी भी अग्नि परीक्षा में तब्दील परिस्थितियां कर चुकी है, जो भविष्य में इस देश के चुनावी लोकतंत्र के आसरे बहुत सारे सवालों को या तो दफन कर देगी या बहुत सारे सवालों को दोबारा से खड़ा कर देगी और लोकतंत्र की मांग इस देश में राजनीतिक तौर पर उसी तरीके से होगी जैसे संविधान राजनीतिक मुद्दा बन गया। और जो राज की बात इस पूरी प्रक्रिया में छुपी है, सामान्य तौर पर सत्ताधारी, वह भी देश की पार्टी और उसमें भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जब ये ऐलान करने लग जाएं हम जीत चुके हैं, तो एक क्षण के लिए 2015 का बिहार का चुनाव, उसका रिजल्ट, उस दौर में बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह, उनका कथन देख लीजिए, याद कर लीजिए, कितनी बड़ी तादाद में वो जीत रहे थे। क्योंकि 2014 में जो बीजेपी की जीत प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आश्रय देश में मिली थी, कमोवेश उसी लहर तले अपने चेहरे को देख रहे थे, लेकिन वो चेहरा बिहार में पहुंचकर मुखौटा बन गया और एक व्यापक जीत उस वक्त नीतीश लालू की जोड़ी की हो गई। लेकिन उसकी जीत से ज्यादा जिन बातों का जिक्र अमित शाह किया करते थे, वो बातें वाकई उस दौर में बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी अभी तो वक्त है, दूसरा चरण, उसके बाद इस देश के लिए बड़े बड़े फैसले और फिर 4 मई। इंतजार कीजिए, बहुत कुछ होना है। ये नैरेटिव गढ़ने की कहानियां हैं जो आपको राजनीतिक मंचों से बंगाल की सियासत में अभी सुनाई दे रही है। लेकिन बंगाल का वोटर जानता है वो किस जमीन पर खड़ा है और उसे किस जमीन पर खड़ा होना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।